हेलो बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो स्टेट बोर्ड के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर हमें दिया गया है बेटा क्लास 10th में, वो है ग्रेविटेशन। आज तक हम लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना है, राइट। ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा? जैसे कि अपने अर्थ जो है, अगर हम लोग देखेंगे कि जो अर्थ है, तो इस तरह से थोड़ा इलिप्टिकल शेप में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो जो अर्थ होती है बेटा, अर्थ के सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में अर्थ एक फोर्स को क्रिएट करती है। जैसे हम लोग नॉर्मली ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, इसके सराउंडिंग में एक फील्ड होंगे बेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूं, तो कुछ देर के बाद वो फिर से अर्थ सरफेस पर आ रहा है। तो यहां पे अर्थ क्या कर रही है बेटा? अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को उसकी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है। और आपने बहुत बार ये स्टोरी तो सुनी होंगी, जो साइंटिस्ट न्यूटन थे, न्यूटन जो है बेटा, इन्होंने फोर्स का इन्वेंशन किया था। फोर्स के जो फाउंडर है वो न्यूटन है, इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो हम न्यूटन लेते हैं। ठीक है, तो ये बात तो अभी आप लोगों को पता ही होंगी। जैसे कि देखो, इसके अंदर ये जो डायग्राम है, इसके अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये साइंटिस्ट न्यूटन जो है वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो एप्पल जो है अगर यहां से टूट जाता है तो वो सीधा नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बी द फॉलिंग एप्पल। ये जो एप्पल है वो नीचे आ रहा है। तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये नीचे ही क्यों आया, मतलब ये ऊपर भी जा सकता था, या फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्यों नहीं गया, या फिर जब वो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा था, मतलब जो फॉल हो रहा था, तो अलोंग स्ट्रेट लाइन ही क्यों फॉल हुआ, इस तरह से वो इंक्लाइन क्यों नहीं गया। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट देखो, जैसे हम थ्रो करते तो वो इस तरह से कभी नहीं आएगा, इसकी जो मोशन होंगी वो स्ट्रेट लाइन ही होंगी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में उन्होंने सबसे पहले सोचा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अर्थ जो है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को उसकी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसी को हम लोग नॉर्मली ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी है, जैसे कि मून है और अर्थ है। तो मून जो है बेटा, वो अर्थ के सराउंडिंग में कंटिन्यूअसली रोटेट होते हुए दिखाई देता है। तो वो रोटेट क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्थ और मून, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून जो होता है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है कि नहीं? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर अट्रैक्ट होता है तो फिर मून जो है वो अर्थ के ऊपर क्यों नहीं आ रही है? देखो बेटा, मून की खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करूं फोर्सफुली, और उसे मेरे साइड अगर मैं खींचूंगा, तो ये मेरी तरफ तो आएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा। तो उसकी खुद की एनर्जी होने की वजह से वो जो है वो अर्थ पर नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है, उनमें भी हमेशा एक फोर्स होता है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ेंगे बेटा। बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में याद रखना है हमें, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर इसे हम थ्रो करेंगे तो वो सेंटर की तरफ, अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो हमें देखना है, वो है फोर्स एंड मोशन। देखो बेटा, फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स हम लोग किसे कहेंगे? व्हाट इज फोर्स? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। फोर्स किसे कहते हैं? इसे हम कहेंगे पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश कर रहे हो या फिर आप उसको
सॉरी आप उसको पुश कर रहे हो या फिर आप उसको पुल कर रहे हो, तो आप वहां पे फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाता है। इसके बाद जो पॉइंट है नेक्स्ट वो वही है फोर्स एंड मोशन। तो मोशन में क्या होगा बेटा, मोशन में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद ही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोई बॉडी अगर कंटिन्यूअसली मूव हो रही है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को क्या याद रखना है कि फोर्स क्या है। फोर्स क्या है, पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो ताकि वो मोशन के अंदर आ जाए। तो जो फोर्स है बेटा, इस फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, जैसे कि आपने अभी तक 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े होंगे, है कि नहीं। इसमें से बेसिकली हम एसआई यूनिट को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो होती है ये होल वर्ल्ड, मतलब दिस सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, इसलिए इसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी बोलते हैं। जैसे कि बोलो अभी अगर मैं बात कर लेता हूं 10 मीटर, तो 10 मीटर हम इंडिया में समझ जाते हैं। अगर आप यही जब आप किसी इंजीनियरिंग करने के बाद आप किसी इंजीनियर के साथ या फिर किसी अदर इंडस्ट्री के साथ अगर आप बोलते हो कि 10 मीटर या 20 मीटर, सो दे कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप 10 फुट बोल रहे हो, 10 पाउंड बोल रहे हो, तो वो जो है वो ऐसा यूनिट्स नहीं है बेटा। तो समझेंगे तो जरूर, लेकिन जो फॉलो की जाने वाली सिस्टम है वो है वर्ल्ड वाइड, वो है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का, तो इनके जो फाउंडर थे जिन्होंने इनका इन्वेंशन किया था, इन्होंने इनका ही नाम दे दिया, और वो थे कौन, न्यूटन। इसलिए फोर्स को हम लोग हमेशा न्यूटन में मेजर करेंगे, इसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, जो फोर्स है, अगर हम लोग फोर्स की बात कर ले, तो फोर्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसे कि मानो उसने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो 10 न्यूटन फोर्स अगर वो अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब उस फोर्स की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है। इसलिए फोर्स जो होता है, इस फोर्स को मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, एक कीमत। जैसे हम बोलते हैं इसकी प्राइस कितनी है, तो एक वैल्यू होती है। जैसे कि मानो अगर किसी शॉप में हम लोग जाते हैं और वहां पे बोल रहे हैं कि मुझे 5 kg शुगर दे दो, 5 kg, केजी तो बेटा उसका यूनिट बनेगा मास का, एसआई यूनिट। और ये जो 5 है, ये 5 एक वैल्यू है जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो फोर्स जो होता है, फोर्स को मैग्नीट्यूड भी होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसे डायरेक्शन भी चाहिए, इसकी डायरेक्शन भी होती है। समझ रहे हो। सो फोर्स इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड देयरफॉर जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स को कौन सी क्वांटिटी बोली जाएंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे कि मानो मैंने आप लोगों को बोला कि 20 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई किया हुआ है, 20 न्यूटन। तो इसके अंदर बेटा ये जो 20 है, इस 20 को बोला जाएगा मैग्नीट्यूड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड। न्यूटन जो है वो उसका एसआई यूनिट है। ठीक है, और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए इसके सर के ऊपर इस तरह की एक लाइन या इस तरह का एक एरो, ये आप लोगों को हर बार दिखाई देगा, क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एरो बोलो और इसे आप लोग बार बोलो, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। फोर्स आप लोग न्यूटन में मेजर करोगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो आई होप अभी आपका फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं बेटा मोशन की। अब मोशन क्या होगा, क्या हो सकता है मोशन। जैसे कि मानो कोई ऑब्जेक्ट है, वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, तो क्या इसे हम लोग कहेंगे कि ये मोशन में है, यस और नो। हाँ, नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये किस कैसे है, ये मोशन के अंदर है। लेकिन बेटा एक बात यहां पे समझो,
जैसे कि मानो दो फ्रेंड्स है, तो हम लोग बात करते जाएंगे यहां पे मोशन की। मोशन किसे कहना है, तो इसके साथ मोशन और एक बात समझ लेते कि रेस्ट किसे कहेंगे और मोशन किसे कहेंगे। रेस्ट का मतलब होता है बेटा एक ही जगह पे होना, स्टेबल होना, वो कहीं पर भी मूव नहीं हो रहा है, मतलब वो रेस्ट में है। और मोशन के अंदर है मतलब वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है। तो देखो जैसे कि दो फ्रेंड है, मानो सुरेश और रमेश, ठीक है, ये दो फ्रेंड्स है, सुरेश है और रमेश है। तो सुरेश जो है बेटा, मान लेते हैं वो बस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर कौन है, इसके अंदर सुरेश है। और रमेश जो बेटा वो उसे बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। अब बस जो है, बस वो आ गई, मानो वो मूव हो रही है। तो बस अगर मूव हो रही है तो इसका मतलब जब रमेश सुरेश को देखेगा तो वो बोलेगा कि सुरेश जो है अब वो मोशन में है, क्योंकि बस मोशन में है। बात समझ रहे हो? अब बस कैसी है, मोशन में है, और रमेश जो है उसे बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। अब सुरेश के साथ अंदर कुछ और भी पैसेंजर्स होंगे, तो जब सुरेश इन पैसेंजर्स को देखेगा तो सुरेश के लिए वो कैसे होंगे? क्या वो सुरेश के लिए कहीं पर मूव हो रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर रमेश उन्हें भी देखेगा तो वो मूव हो रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो सुरेश के लिए ये जो पैसेंजर्स है ये रेस्ट में है, लेकिन रमेश के लिए ये सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, ये मोशन में होंगे। बात समझ रहे हो? तो जो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट है उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे फिर? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो रमेश उसे मोशन कह रहा है, सुरेश इसे रेस्ट कह रहा है। तो इसे डिफाइन करने के लिए आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर होता है बेटा उसे नॉर्मली हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक रेफरेंस होगा जहां से आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है वो डिसाइड करेगा वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज एट रेस्ट, ठीक है। और एक आप लोग फैक्टर कंसिडर कर लो, टाइम। मानो टाइम अभी इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो चालू ही है, और कोई ऑब्जेक्ट है वो उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। मींस ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम इंक्रीज हो रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली उसकी पोजीशन बदल रहा है। इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ओके। और टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन बेटा वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह पे खड़ा है, या फिर वो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रखा हुआ है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो रेस्ट में है, ठीक है। तो मोशन में क्या है और रेस्ट में क्या है, बेसिकली इस लेवल पे हमें समझना होगा कि मोशन जो होगा इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है, सिंपल है। तो उसे याद रखना है बेटा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा सर्कुलर मोशन। अभी ये डायग्राम तो आप लोग देख रहे हो और आपने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा हम लोग सर्कुलर मोशन की। ये सर्कुलर मोशन क्या होगा, व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन? अभी मोशन तो हम समझ गए, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो मोशन है बेटा वो सर्कुलर होना चाहिए, सर्कुलर, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या होगा बेटा, जैसे कि मानो ये कोई सर्कल मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है, और यहां पे ए पॉइंट दे रहा हूं। मान लेते हैं कोई ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव हो रहा है, ऐसे। तो ऑब्जेक्ट कहां पर मूव हो रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है इस सरकमफरेंस पर। कहां पर मूव हो रहा है, सरकमफरेंस पर मूव हो रहा है। इसलिए इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होंगी उस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। इसलिए इसे डिफाइन करते समय हम बोल सकते हैं द मोशन in which
in which object moves on the, कहां पर बेटा, सरकमफरेंस पर, ऑन द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। अगर सर्कल के सरकमफरेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होंगी उस मोशन को हमें सर्कुलर मोशन कहना है। कब? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन सरकमफरेंस। सिंपल है। इस मोशन को हम लोग, तो अब मोशन के बहुत टाइप्स होते हैं, लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, एंगुलर मोशन है, लीनियर को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये जो है ये सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलर मोशन क्या होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफरेंस पे अगर आपको मूव होते हुए दिखाई देगा, इट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। क्लियर है? ओके, सर्कुलर मोशन क्या होता है। और सरकमफरेंस कितना होता है बेटा सर्कल का? सर्कल का सरकमफरेंस कितना होगा, बोलो। क्या फॉर्मूला था सरकमफरेंस के लिए? ये फॉर्मूला था 2πr, ठीक है। तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आप लोगों को पता है। पाई का वैल्यू कितना होगा बेटा? पाई का वैल्यू होगा 3.14, या फिर इसे हम लोग 22/7 भी लेते हैं, एक ही दोनों भी। और आर जो होता है बेटा, ये इसके रेडियस होंगे, जो सर्कल है उसके रेडियस कितने। तो सरकमफरेंस अगर हमें निकालना हो तो सिंपली हम लोग 2πr से इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे देख लेते बेटा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। बात कर लेते हैं अभी सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देखो यहां पर ये जो गर्ल है, इसने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग ली हुई है, एक स्ट्रिंग ली है, और एक एंड में आप लोगों को वहां पे एक ऑब्जेक्ट को टाई कर देना है। कोई भी ऑब्जेक्ट लो, जैसे मानो कोई स्टोन ले लो, चलो आपने भी किया होगा। एक स्ट्रिंग लेना है, एक एंड पे उसे स्टोन जो है वो वहां पे टाइट कर देना है, और उसे इस तरह से घुमाना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये इस तरह से मूव होते हुए दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये इसकी मोशन बन रही है। देखो बेटा, से इसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट दो तरह से मूव होता है, एक इस तरह से होगा, इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहेंगे हम लोग, और एक इस तरह से होगा, इसे कौन सी मोशन कहेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो यहां पे आप लोग देख रहे हो, ये अगर हम लोग सामने से देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो हमें ये इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन दिखाई देंगी। और उसे अगर हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप से अगर देखते हैं बेटा, तो टॉप से देखो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमें मूव होते हुए दिखाई देगा। समझ रहे हो? अब यहां पे एक बात को समझो, जैसे कि अब ये सर्कुलर मोशन जो है वो हम लोग यहां पे लेंगे, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अभी उसको बेटा बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना क्या है करके, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं अभी ए इस पोजीशन पर है, और वो कंटिन्यूअसली इस सरकमफरेंस के ऊपर मूव हो रहा है। बात सही है। अगर हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो मोशन होंगे बेटा वो इस तरह से होंगी, वो इस तरह से चला जाएगा, उसे जाना था ऐसे स्ट्रेट, सही है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां तक तो वो स्ट्रेट चला गया, लेकिन यहां से उसने थोड़ा सा एक टर्न ले लिया, देखो, ठीक है। यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो उसे इस तरह से जाना था स्ट्रेट, लेकिन फिर से यहां तक तो वो चला गया और फिर से
यहां पे उसने थोड़ा सा टर्न जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो यहां पे चेंज कर ली। सही है। देखो ऑब्जेक्ट जब भी मूव करेगा तो वेलोसिटी के टाइप्स होते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव हो रहा है तो बेटा इसकी जो स्पीड होंगी उसे हम लोग लीनियर कहेंगे, लीनियर स्पीड या फिर लीनियर वेलोसिटी बोलो। आगे देखेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। लेकिन बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है, लीनियरली मूव हो रहा है तो उसकी लीनियर स्पीड होंगी बेटा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर मोशन में है इस तरह से, अगर वो सर्कुलर मोशन में अगर मूव हो रहा है तो इसकी जो स्पीड होंगी बेटा इसे हम लोग एंगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगुलर स्पीड कहेंगे। उसकी जो स्पीड होंगी या फिर जो वेलोसिटी होंगी उसे हम लोग एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। यहां तक क्लियर है? अब एक बात को समझो, ये जो लीनियर स्पीड होती है बेटा इसे हम लोग नॉर्मली v इस लेटर से इंडिकेट करेंगे, और जो एंगुलर स्पीड होंगी उसे हम लोग ओमेगा से इंडिकेट करेंगे। ये जो W जैसे दिखाई देने वाला साइन है बेटा इसे क्या कहेंगे हम लोग? ओमेगा। क्या कहना है इसे? ओमेगा। तो ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो v है वो लीनियर स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। बात सही है? अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कौन सी वेलोसिटी होंगी या फिर कौन सी स्पीड होंगी बेटा? आप बोलोगे कि सर वो तो एंगुलर स्पीड होंगी, वो तो ओमेगा होगा। सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बेटा अभी वो सिर्फ यहां से यहां तक ही जा रहा है, तो यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन, ये तो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, तो यहां पे कौन सी वेलोसिटी होंगी बेटा? इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए लीनियर वेलोसिटी होंगे, इस पोर्शन के लिए भी लीनियर वेलोसिटी होंगे। सही है। और यहां पे इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है इस सर्कल की दी हुई। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट इस सरकमफ्रेंस पे मूव हो रहा है उस समय वो दोनों वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। बात समझ रहे हो? मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी तो है ही, साथ में लीनियर भी है, तो लीनियर को मिलाकर ही तो एंगुलर बन गई वो। जैसे कि इसमें लीनियर है, इसमें लीनियर है, इसमें भी लीनियर होंगी, ऐसे लीनियर करके इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन वहां पे दिखा रहा है। मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इनका कहीं ना कहीं रिलेशन है, और ये जो रिलेशन होता है बेटा ये होता है v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। पहले इसे समझ लो, फिर हम आएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की ऊपर। ठीक है? क्लियर यहां तक? क्या रिलेशन मिला बेटा हमें? v लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। खत्म। कितना याद रखो। ठीक है? अब समझो। अब देखो जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहां पे ऑब्जेक्ट इस तरह से हम लोग घुमा रहे हैं। ठीक है? अब उस ऑब्जेक्ट को रोटेशन में मतलब मूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक इनिशियल फोर्स लगाएंगे। सही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक इनिशियल फोर्स लगाएंगे। अच्छा बेटा वो जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। सही है। मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स पे आप लोगों को उसको घुमाना है। आप ज्यादा फोर्स भी लगा सकते हो, लेकिन कम जैसे हम लोग करते जाएंगे उस फोर्स को तो एक लेवल तक ही हम उसे कम कर सकते हैं, एक पॉइंट तक। मान लेते हैं हमने उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम कर दी, तो क्या बेटा वो इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग पूरी तरह से लूज हो जाएगी, और अगर वो लूज हो रही है इसके अंदर किसी भी तरह का अगर टेंशन ही नहीं है, टेंशन मतलब फोर्स, अगर ये टाइटली है, जैसे हम मूव कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रिंग होती है बेटा ये टाइटली पोजीशन में होती है, मतलब इसके अंदर टेंशन होता है। टेंशन मतलब फोर्स होता है, और ये जो फोर्स है जब ये ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर मोशन शो करेगा तो ये फोर्स उस सर्कल की सेंटर की तरफ लगता है। ये जो टेंशन होगा बेटा वो कहां पे होगा? इट विल एक्ट
टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। जो सर्कल का सेंटर होगा उसकी तरफ ये जो टेंशन होगा, ये जो फोर्स होगा, ये एक्ट होता है और इसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? द फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। द फोर्स विच, देखो यहां पे ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। कहां पे लग रहा है वो? टूवर्ड्स द सेंटर। और टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स होगा बेटा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? बोलो। इसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अगर टेंशन ही नहीं रहा उस स्ट्रिंग के अंदर तो क्या उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं? तो उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि फोर्स ही नहीं रहता उसके अंदर। स्लैक जो पूरा होगा वो स्लैक हो जाएगा, पूरा लूज हो जाएगा, तो इसीलिए वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं रहा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं रहा तो क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगी? सोच के बोलो। ये फोर्स ही नहीं है बेटा, तो क्या ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगी। याद रखना, जहां पे भी आप लोगों को सर्कुलर मोशन दिखाई दे रही है, हमेशा वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा। Without centripetal force, you cannot perform a circular motion. सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा सेंट्रीपिटल भी होता है, लेकिन आप वो आगे पढ़ोगे बेटा। लेकिन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में डिफरेंस क्या होता है? सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ एक्ट होता है। मानो ऐसे घुमाते घुमाते सडनली वो जो स्टोन है वो वहां से निकल गया, तो वो किस तरह से जाएगा? ऐसे आउटवर्ड फेंका जाएगा, कौन सी भी डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो आउटवर्ड होगा। तो वो जिस फोर्स से वो चला जाता है उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। इतना ही डिफरेंस होता है। फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, सिर्फ माइनस साइन लगा देना होता है, क्योंकि फोर्सेस के डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो बेटा आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? बोलो, किसे कहेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स? क्या डेफिनेशन बनेंगे बेटा इससे? सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा बोलेंगे हम, द फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे भूलना नहीं एग्जाम में। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ऐसा फोर्स जो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ एक्ट होता है, ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे कि मानो मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं अभी, जैसे कि मून जो है, तो मून अराउंड द अर्थ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। सही है। अगर मून सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब अर्थ और मून, इनके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। बात सही है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं होगा तो क्या मून सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए अर्थ और मून के बीच में, पहले ये सोचो, अर्थ और मून के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे बन जाता है। समझ रहे हो? इसी ग्रेविटेशनल को आप लोग सेंट्रीपिटल बोलोगे, क्योंकि वही सेंट्रीपिटल फोर्स करके काम करेगा, जिसकी वजह से मून जो है अराउंड द अर्थ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। मान लेते हैं आप कहीं पे घूमने जा रहे हो और कहीं पे जैसे घाट होता है, देखो तो इस तरह का रोड है, मानो ऐसे हम लोग जा रहे हैं और रोड जो है वो इस तरह से बेटा ऐसे जाना है हमें, टर्न लेके ऐसे। तो मान लेते हैं अपने पास बाइक है, और बाइक पे हम लोग जा रहे हैं।
तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से ऐसे जाते समय बेटा ये क्या हुआ, अगर मैं इसे आगे अगर ड्रॉ कर देता तो ये क्या बन जाता, वो इस तरह से एक सर्कल बन जाता। तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ये तो आर्क ऑफ सर्कल है, इसको ये क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क। आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कल। तो इतना जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये एक सर्कल का ही तो पार्ट है। मतलब यहां से लेके यहां तक आप लोगों ने क्या किए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म किए। अगर आप लोग यहां पे इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। सही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे लगेगा बेटा, सेंटर तो यहां पे होगा, इस सर्कल का जो बनेगा इमेजिनरी सर्कल। तो जब आप यहां पे आओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां पे होंगे बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर होंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन होगा, तो वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि टायर और रोड का जो सरफेस है बेटा, तो इन दोनों में एक फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, और यही फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स करके काम करता है। आप इसको समझो बेटा अच्छे से, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे मेंटेन नहीं होता, जैसे कि मानो रोड जो है, रोड पर बहुत सारी साइड से, तो वहां पे क्या होगा बेटा, वहां पे क्या होगा, जो रोड है मान लेते हैं वहां पे बहुत जगह पे ऑयल है, तो ऑयल अगर होगा तो क्या होगा, जैसे ही हम बाइक चलाएंगे और ब्रेक अगर अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स मेंटेन नहीं होगा, स्लिप हो जाएंगी बाइक, है कि नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स जो है मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही मेंटेन नहीं होगा, तो क्या आप वहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाओगे, नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी सर्कुलर मोशन होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स अब्सेंट है मतलब सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। आई होप कि आपको भी क्लियर हुआ होगा। तो बेटा ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, आपको चाहिए तो नोट डाउन कर लो एक बार। तो चलो देखो बेटा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसका फॉर्मूला होता है, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल्स टू mv स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r। ये फॉर्मूला अभी यहां पे हमें यूज करना है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। लेकिन बेटा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और एक बात बताता हूं, तो ये जो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स हमने निकाले इसके अंदर ये v क्या होगा बेटा, ये v होगा लीनियर वेलोसिटी। और जैसे हमने सर्कुलर मोशन देखे थे तो सर्कुलर मोशन के अंदर दोनों भी थे, लीनियर भी थी और एंगुलर भी थी। तो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है बेटा, F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये v के फॉर्म में होता है और ये ओमेगा के फॉर्म में होता है। लीनियर स्पीड है तो ये वाला यूज करो, एंगुलर स्पीड है तो ये वाला यूज करो, ठीक है। आप लोग कैसे, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूव भी करके दिखाता हूं। जैसे कि मानो F इज इक्वल्स टू हमने एम आर ओमेगा स्क्वेयर लिए, सही है। तो बेटा मैंने इससे पहले जो लिखा था रिलेशन लिखा था V और R, V और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन था बेटा, वो V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, ये वाला रिलेशन पढ़े हमने, सही है। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा जो है अभी यहां पे ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस आर को इस साइड भेज दो तो ये बन जाएगा V अपॉन आर, सही है। तो ओमेगा की जगह पे हम लोग V अपॉन आर लिख सकते हैं, तो यहां पे रख देता हूं फिर मैं, तो F क्या बनेगा बोलो, F बन जाएगा एम आर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है बेटा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे एक आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा, तो वही एक ही दोनों भी। लेकिन ये नॉर्मली हम लोग अब यूज करेंगे, आप ये वाला थोड़ा नेक्स्ट ईयर यूज करोगे, क्लियर है, सिंपल है। चलो तो अभी यहां पे बेटा ये जो यम होगा, यम का मतलब क्या होगा, मास,
और ये हमेशा आपको केजी में होना चाहिए। मास किस में लोगे? किलोग्राम में, क्योंकि किलोग्राम उसका यूनिट है। सेकंड जो है बेटा ये है वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। और आर क्या है बेटा? आर तो रेडियस है, तो ये मीटर में होगी। डिस्टेंस है, लेंथ है, तो वो मीटर में होती है। ठीक है, तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अभी ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। सर्कुलर मोशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? द फोर्स इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉन्ग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल, आप उसे सर्कुलर मोशन कहोगे। और सर्कुलर मोशन होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। बात क्लियर है बेटा? चलो आगे चलते हैं। आगे जो कॉन्सेप्ट बेटा ये है केपलर्स लॉज। जो केपलर एक जो साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने हमें प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया। याद रखना, केपलर्स जो है इन्होंने हमें किसके बारे में बताया है? प्लैनेट्स के मोशन के बारे में। इसलिए यहां पे हम कहते हैं प्लैनेटरी मोशन। इनके जो लॉज है वो किसके लिए है? प्लैनेट्स के मोशन के लिए। इसलिए केपलर्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं प्लैनेटरी मोशन के लिए, याद रखो। तो इसके अंदर इन्होंने हमें 3 लॉज दिए हैं बेटा, जिसमें सबसे फर्स्ट लॉ जो है केपलर्स फर्स्ट लॉ, ये कहता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। देखो बेटा, अर्थ का जो शेप है वो पूरी तरह से ऐसे राउंडेड नहीं है, थोड़ा सा इलिप्टिकल है। जैसे एक्स होते हैं, देखो उनका शेप कैसा होता है? इलिप्टिकल। मतलब यहां पे थोड़ा सा फ्लैट होता है, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यहां पे थोड़ा सा क्या होगा? ये फ्लैट होगा। और ये बल्ज पोर्शन होता है इस साइड। तो ये वाली जो लाइन होती है इसको हम पोल कहते हैं, और ये वाली जो लाइन होती है इसे इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो हम उसे आगे देखेंगे। तो देखो बेटा, अब ये जो शेप यहां पे दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है इलिप्टिकल शेप। कौन सा शेप बोलेंगे इसे बेटा? इलिप्टिकल, इलिप्स। नॉर्मल उसे इलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिप्स। और जो इलिप्स होता है, इस इलिप्स को 2 फोकस होते हैं हमेशा। फोकस कितने होंगे इलिप्स के? 2। जैसे कि मानो कोई इलिप्स है, मैं यहां पे शो करके दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये वाला देखो, अभी ये वाला भी क्या है? एक बेटा इलिप्स ही है, दिखाई दे रहा है? ये वाला क्या है? इलिप्स है। ठीक है, और इलिप्स के अंदर क्या होगा? इसे 2 फोकस होते हैं। एक फोकस यहां पे होगा और एक फोकस यहां पे होगा। इसे बोलते हैं मानो हम लोग F1, इसे बोलते हैं मानो F2। ठीक है, और ये जो डायग्राम दी गई है बेटा, यहां पे देख लो आप, ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स पे ये जो ए पोजीशन दिखाई दे रही है, ए पॉइंट, तो वहां पे प्लैनेट है। कोई भी प्लैनेट ले लो, अर्थ ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, और ये जो यस दिखाई दे रहा है बेटा, ये सन है। सन, सन इन 2 फोकस पे कहीं पे तो भी होना चाहिए। किसी भी फोकस पे ले लो आप, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो। इसे F1 और F2 को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फोकस। और इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि अब ये प्लूरल फॉर्म हुआ, प्लूरल फॉर्म होने की वजह से उसको बोला जाता है फोकाई। ठीक है, दोनों अगर होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? फोकाई। एक ही होगा तो उसको बोला जाएगा फोकस। तो जब कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव हो रहा हो, इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब ये जो इलिप्स दिखाई दे रहा है ऐसे, तो ये प्लैनेट जो है वो इस तरह से इलिप्टिक ऑर्बिट में घूमेगा ऐसे। तो जब कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव हो रहा हो, तब सन जो होता है इन 2 फोकस से कहीं पे तो भी होता है। मतलब इन दोनों फोकस पर कहीं पे भी एक फोकस पे होता है, एनी वन ऑफ द फोकाई। एनी वन मतलब क्या? इन दोनों में से किसी भी एक पर, किसी भी एक फोकस पर सन प्रेजेंट होता है। आप समझ रहे हो? जब भी प्लैनेट्स इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, एट द टाइम सन विल बी एट वन ऑफ द फोकाई। इन दोनों में से
किसी एक फोकस पर सन प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो जब कोई भी प्लैनेट सर्कुलर मोशन में मूव होगा एट दैट टाइम, वहां पर जो सन होगा वो सन एक फोकस पर ही होगा। और यही इन्होंने पहले फर्स्ट लॉ के अंदर केपलर ने बताए थे। क्या बताए थे बेटा? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। जो ऑर्बिट होगा वो कैसा होगा? एलिप्टिकल होगा, एलिप्स होगा विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते। सेकंड लॉ क्या बताए थे बेटा? सेकंड लॉ जो है ये भी बहुत ही सिंपल है। सेकंड लॉ के अंदर इनका कहना था द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। अब देख लो यहां पे दिखाई दे रहा है। तो ए से लेके बी तक, उसके बाद सी से लेके डी तक और ई से लेके एफ तक, ऐसे ये 3 एरियाज है। और यहां पे ये जो सन दिखाई दे रहा है, सन और ये वाला प्लैनेट, तो इन्हें कनेक्ट करने वाली ये लाइन है, देखो इन्हें ज्वाइन करने वाली ए वाली लाइन है। सही है? सो द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स मतलब कवर कर लेना बेटा, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्लैनेट ए से बी मूव होगा, सी से डी मूव होगा और ई से एफ मूव होगा, तो यहां पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन भी लग सकता है, क्योंकि ये वाला एरिया फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया और ये थर्ड एरिया, ये तीनों एरियाज सेम ही है। इसको समझो अच्छे से, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो इतना आर के ए से लेके बी तक, लेकिन सन जो है ये काफी करीब है, इसलिए पूरा एरिया हम इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं। ये सी डी जो है अब ये ए बी के कंपैरिजन में कम हो चुका है, क्योंकि सन से इसका डिस्टेंस जो है अभी वो बढ़ चुका है। इसलिए ये सीडी जो होता है ये इस ए बी के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन इसके अंदर जो बेटा एरिया होगा वो उतना ही होगा जितना यहां पे कवर हो चुका है। समझ रहे हो? उसी तरह से ईएफ देखो बेटा, ईएफ सीडी से और थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन इस केस में प्लैनेट सन से ज्यादा दूरी पर होता है, इसलिए इसके अंदर ये वाला जो एरिया होता है ये भी इतना ही होगा, सेम होगा। इसलिए तीनों केसेस के अंदर एरिया सेम ही है। केपलर इनका मानना था कि अगर एरिया सेम है तो उसे कवर करने के लिए जो टाइम इंटरवल होगा वो भी सेम ही होगा। क्लियर है? तो यहां पे स्टेटमेंट क्या है सेकंड? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एरिया अगर सेम होंगे तो उन्हें कवर करने के लिए जो टाइम चाहिए वो बेटा क्या होगा? सेम ही होगा। क्लियर है? फर्स्ट लॉ क्या कहा था? फर्स्ट लॉ के अंदर जो प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव होगा, तब जो सन होगा वो किसी एक फोकस पर होगा। सेकंड उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्लैनेट और ये सन, ये जो लाइन यहां पे कनेक्ट की है, दैट लाइन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये दो लॉ हो गए बेटा, और लास्ट जो लॉ है थर्ड लॉ, वो हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड लॉ जो है बेटा, इसके अंदर हमें बताया है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है? सिंपली इसको समझो क्या है। मानो यहां पर ए इस पोजीशन पर प्लैनेट है और वो इस तरह से एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके आ रहा है उसकी जगह पर, तो इसे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम यहां पे लग रहा है उसे हम लोग कहेंगे
पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटा इसे हम लोग? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, दैट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी से इंडिकेट किया जाएगा। तो उनका कहना है उसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। अब एक बात यहां पे समझने वाली है बेटा, मुझे एक बात बताओ, यहां पे देखो सन और प्लैनेट, इनमें कितना डिस्टेंस होगा? जो होगा वो होगा, लेकिन आप यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, ये डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ, जब ये प्लैनेट बी पोजीशन पे आएगा तो डिस्टेंस क्या वही रहेगा? नहीं, थोड़ा सा बढ़ रहा है। यही प्लैनेट अगर बी से सी तक आ रहा है तो डिस्टेंस और बढ़ रहा है, डी पे आ रहा है तो और बढ़ रहा है, ई पे आ रहा है तो और ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या हर जगह पे डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं, डिस्टेंस हर जगह पे चेंज हो रहा है। तो कौन सा डिस्टेंस ले ले? तो ये डिस्टेंस जो होता है बेटा, इन सब का हमें क्या लेना होता है? मीन लेना होता है। एक ही डिस्टेंस तो लेना है हमें, एक ही डिस्टेंस बता सकते हैं। मीन का मतलब क्या होगा बेटा? एवरेज, एवरेज डिस्टेंस। पता है ना एवरेज? जैसे हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, है कि नहीं, एवरेज ले रहे हैं सब मार्क्स की, कितने सब्जेक्ट से, उससे डिवाइड करो टोटल मार्क्स को, तो आपको आपका एवरेज मिल जाएगा। उसी तरह से टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे मीन, सॉरी, डिस्टेंस जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं वो मीन डिस्टेंस लेते हैं, उसको याद रखना है। डिस्टेंस एक ही होगा और वो मीन डिस्टेंस लिया जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये वाला स्टेटमेंट है। तो यहां पे बेटा ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। अगर मुझे इसे हटाना है, इक्वालिटी लाना है, तो मुझे इस साइड एक कांस्टेंट को लेना होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब। देख लो, मैंने ये साइन हटा दिया, इक्वल टू लगा दिया, लेकिन एक कांस्टेंट मुझे यहां पे लेना होगा। तो के जो होता है बेटा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो आप के का वैल्यू निकाल सकते हो यहां से। के इक्वल टू, के को वैसे ही रखो, आर क्यूब को इस साइड शिफ्ट करो, तो आप लोग बोलोगे टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। समझे? तो ये बेटा जो है वो थर्ड लॉ है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? तो ऐसे ये तीन लॉ जो है वो केपलर्स ने हमें बताए थे। बाकी जो पार्ट है बेटा उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।